प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, चैप्टर 8 है जो हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी सूत्र हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो एक्सरसाइज 8.3 है इस वर्ष के लिए आपके सिलेबस से हटा दी गई है, जिसमें जो पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इस वर्ष के लिए हटा दिए। अब आपके ये विवेक पे डिपेंड करता है कि आप इस एक्सरसाइज को करोगे या नहीं करोगे। लेकिन अगर आप आगे भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, यानी कि हायर क्लासेस में 10th क्लास पास कर लेने के बाद आगे भी मैथ्स जारी रखना चाहते हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर है, दोनों ही चैप्टर हैं 8th और 9th, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे की आपकी पढ़ाई के लिए। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 8, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई आकृति में कोण ए की सम्मुख भुजा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दे रखी है एबीसी। कोण ए के सम्मुख, सम्मुख मतलब इसके सामने, इसके सामने कौन सी भुजा होगी? ये भुजा होगी। तो इस भुजा का नाम क्या है? बीसी। और इसका मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से दे दिया। तो कोण ए की सम्मुख भुजा हमारे पास बीसी है और इसका जो माप है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 4 सेंटीमीटर बी ऑप्शन है जो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया गया कि दी गई आकृति में कोण ए की संलग्न भुजा है। कोण ए इसके संलग्न, देखो ये तो इसकी सम्मुख भुजा है, कोण ए के सामने सम्मुख भुजा, और संलग्न इसके साथ लगती हुई। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो तो कर्ण होगी, और ये इसके सामने है वो सम्मुख भुजा होगी, सम्मुख भुजा। और जो तीसरी इसके साथ लगती है वो है संलग्न भुजा। ये इसकी संलग्न भुजा। तो कोण ए की संलग्न भुजा, इसके साथ लगती भुजा कौन सी होगी? ए बी, क्योंकि ये तो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण है। तो संलग्न भुजा होगी हमारे पास ए बी। तो इसका आंसर ए बी देखिए कहां पे है। ए बी हमारे पहले ही ऑप्शन में ए बी है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा और कर्ण, इसकी जरूरत हमें कहां पड़ती है? त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा, इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सीकेंट थीटा किसके बराबर है? इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास जो एक तो है साइन थीटा, एक है हमारे पास कोस थीटा, एक है टेंजेंट थीटा जिसको टेन थीटा लिख देते हैं, एक है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, एक है हमारे पास सीकेंट थीटा, और एक है कोट थीटा। कोटेंजेंट थीटा को कोट थीटा लिख देते हैं। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, यानी कि साइन थीटा को अगर मैं बराबर लिखूं तो 1 कोसिकेंट थीटा लिखना पड़ेगा। इसी तरह से कोस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो अगर कोस थीटा को मैं बराबर लिखूं तो 1 सीकेंट थीटा लिखना पड़ेगा, और अगर सीकेंट थीटा को बराबर लिखूं तो 1 कोस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से टेंजेंट थीटा को अगर कोट के बराबर लिखे तो 1 कोट थीटा लिखना पड़ेगा, या कोट थीटा को बराबर लिखूं तो 1 टेंजेंट थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के विलोम होते हैं। कौन कौन? साइन और कोस, टेंजेंट और कोट, कोस और सीकेंट। अब देखो सीकेंट है, सीकेंट का विलोम कौन है? कोस। तो सीकेंट ऊपर आया हुआ है तो कोस नीचे आएगा, तो कोस नीचे यहाँ पे है, तो ये 1 कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दी गई आकृति में
क्यू आर का मान होगा। तो ये जो आकृति दे रखी है इसमें क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इसको अगर x मान लें, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि x का वर्ग जमा 14 का वर्ग 12 का वर्ग, x का वर्ग और 12 का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, 13 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। इसका वर्ग जमा इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये 144 169 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर है 169 माइनस 144, एक्स स्क्वायर बराबर है 25। तो एक्स का मान आ जाएगा वर्गमूल 25। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लंबाई है वो कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। तो एक्स का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो आप देख लियो ऑप्शन में से कहां पे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर है कोस थीटा। थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखें, थीटा अगर 0 हुआ तो साइन थीटा कितना होगा 0 और कोस थीटा कितना होगा 1, क्योंकि 0 डिग्री पे साइन थीटा का मान हो जाएगा 0 और कोस थीटा हो जाएगा 1। इसका मतलब बराबर नहीं है। इसी तरह से 30 डिग्री पे साइन थीटा का मान तो होता है 1/2 30 डिग्री पे, और कोस थीटा का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो यहाँ पे भी बराबर नहीं है। 45 डिग्री पे साइन थीटा का मान होता है 1/2 और कोस थीटा का मान भी 1/2 ही होता है। तो ये बराबर हो गए, यानी कि ये सही है। 60 डिग्री पे साइन थीटा का मान होता है वर्गमूल 3/2 और कोस थीटा का मान होता है 1/2। ये भी बराबर नहीं है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। यहां से हमारे पास राइट ऑप्शन, यानी कि 45 डिग्री पे साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान बताना है किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखे साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। पहले तो इसको हल करो। देखो ये 2 गुना में टेंजेंट 30 डिग्री 1/3 और ये 1 प्लस टेंजेंट 30 1/3 और इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3। इसके साथ गुना करके ये 1 प्लस 1 का वर्ग तो 1 होता है, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो ये 2/3 3 प्लस 1, तो ये 2/3 और ये 4/3। तो पहला और चौथा इकट्ठा हो जाएगा और दूसरा और तीसरा। तो 2 गुना में 3 और वर्गमूल 3 गुना में 4। अब आप देखिए प्यारे बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 3 हमारे पास किसके बराबर होता है, वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3 के बराबर होता है। तो 1 वर्गमूल 3 अगर मैं काट दूं तो 1 वर्गमूल 3 रह जाएगा हमारे पास। तो ऊपर तो बच गया वर्गमूल 3 और नीचे बच गया 2, ये मिला। लेकिन ये हमारे पास इन ऑप्शन में है नहीं है। तो आप देखिए वर्गमूल 3/2, पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हमारा वर्गमूल 3/2 ही तो होता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही है। दूसरा कोस 60 डिग्री ये होता है 1/2। टेंजेंट 60 डिग्री ये सारे आपको याद होने चाहिए। टेंजेंट 60 डिग्री ये होता है वर्गमूल 3 और साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2। तो वर्गमूल 3/2 के बराबर तो साइन 60 डिग्री से ही हमें मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a। सत्य होगा यदि a बराबर है, इनमें से किसके बराबर होगा तो सही होगा। देखते हैं अभी। पहले हम a का मान अगर 0 डिग्री ले तो ये कितना बनेगा, देखो साइन 2 की 0 के साथ करेंगे तो 0 ही बनेगा। साइन 0 कितना होता है 0 होता है, इससे तो 0 मिला नहीं। 2 गुना में साइन 0 पे तो 0 होता है, यानी कि 2 गुना में 0 ये भी 0।
तो ये तो बिल्कुल सही आई बात। अब अगर हम ए की वैल्यू और कोई लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, मान लो ए की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 2a क्या बनेगा, साइन 2a यानी कि साइन 2 गुना में 30 60 डिग्री, ये तो आ गया वर्गमूल 3/2। और ये देखते हैं 2 साइन a यानी कि 2 गुना में साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये का मान तो 30 डिग्री है, तो 2 से गुना करके 60 डिग्री हो गया था। अब ये 2 गुना में साइन 30 डिग्री, तो ये 2 गुना में साइन 30 होता है 1/2 साइन 30 1/2, तो ये हमारे पास गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब आप देखें ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से इसके लिए और इसके लिए भी चेक कर सकते हो। तो ए की वैल्यू अगर 45 डिग्री ले तो साइन 2a यानी कि साइन 45 दूनी 90, साइन 90 होता है 1, और 2 साइन ए में 2 साइन 45, ए की जगह पे 45 रख दिया हमने, तो यहाँ पे 2 गुना में साइन 45 1/2, इसके साथ ये कट के तो वर्गमूल 2 ऊपर रह जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 60 डिग्री ले तो इस तरह से 60 डिग्री पे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से वैसे भी देखो बिल्कुल क्लियर है, ठीक तो इनमें से एक ही होगा ना, या तो कोई ऐसा ऑप्शन हो कि बी और सी दोनों सही है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप इसमें से यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हो। तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ए किसके बराबर होगा 0 डिग्री। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे 0 रखा, 2 इंटू साइन 2 की 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो साइन 0 कितना होता है 0, और यहाँ 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 की 2 के साथ गुना करेंगे तो भी कितना आएगा 0। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दे रखा है कि साइन थीटा 3/5 के बराबर है, साइन थीटा 3/5 के बराबर है, तो टेंजेंट थीटा बताना है हमें किसके बराबर है। अब प्यारे बच्चों हमने क्या ट्रिक बना रखी है, साइन कोस टेंजेंट LAL और KKA ये बना रखा है हमने। अब प्यारे बच्चों अब आप देखें कि इसके हिसाब से मान लो ये हमारे पास थीटा है, तो ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, जो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा के लिए हमने यूज किया है। संलग्न भुजा के लिए आधार और सम्मुख भुजा के लिए लंब। अब आप यहां से देखें साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब हमारे पास दे कितना रखा है 3/5, तो लंब हो गया हमारे पास 3 और कर्ण हो गया 5। आधार निकालना है, x मान लें, तो देखो x का वर्ग और 3 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होगा, x² जमा 9 बराबर है 25, x² बराबर है 25 माइनस 9, x² बराबर है 16, x बराबर है वर्गमूल 16 यानी कि 4। तो ये आ गया हमारे पास 4, पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया। अब हमें मान निकालना है टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब हमारा कितना है 3 और आधार कितना आ गया 4, तो टेंजेंट थीटा का मान कितना आ गया 3/4। तो देखिए 5/3, 3/4, 4/3, 4/5, तो 3/4। तो ये हमारे पास बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे पास चैप्टर 8 और चैप्टर 9 त्रिकोणमिति से संबंधित है। चैप्टर 9 में से तो पहले ही क्लियर है कि इसमें से ज्यादातर 5 अंक के लिए क्वेश्चन आता है, तो जो छोटे क्वेश्चन है हमारे पास वो चैप्टर 8 से ही इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 8 के ही हम छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न को देखें तो चैप्टर 9 में से छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि बड़े ही क्वेश्चन वहां से बनते हैं 5 अंक के लिए, ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर ही वहां से बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। हमने कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, रिवीजन प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, तो और नए क्वेश्चन इसमें ऐड होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विद्यार्थियों देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। तो एक सर्कस का कलाकार है, एक डोर पे चढ़ रहा है, और वो डोर कैसी है 20 मीटर लंबी है और अच्छी तरह से तनी हुई है, और वो कहाँ बंधी हुई है, एक खंबे के शिखर से बंधी हुई है।
यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब प्यारे बच्चों इसमें और क्या कहा गया है कि आकृति 9.11 को देखिए। तो ये आकृति दी हुई है उसने, तो शुरू में एक क्वेश्चन में उसने आकृति दे दी है, इसके बाद क्वेश्चंस में आपको आकृति भी खुद ही बनानी है। अब यहां से क्या है सिचुएशन कि ये हमारे पास क्या है, ये एक खंबा है और ये डोर है। ये हमारे पास जो है वो डोर है। ये जो डोर है इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर है। इस पे जो कलाकार है वो चढ़ रहा है। और क्या खास बात है, ये जो खंबे का शिखर है, खंबे का शिखर और जो भूमि स्तर है यानी कि जमीन पे, खंबे के शिखर और जमीन पर डोर द्वारा जो बनाया गया कोण है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, खंबे के शिखर से डोर द्वारा भूमि स्तर, ये जमीन है, तो डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो हमें क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई यानी कि हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें ये है कि आपको ये जो आकृति है वो अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए कि आकृति है क्या। उसके बाद आपके पास कौन कौन सी टर्म गिवन है और उसके हिसाब से आप कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। अब आप यहां पे अगर आप देखें कि हमारे पास हमें खंबे की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको अगर आप चाहें तो h मान सकते हैं, h मीटर। इसके हल की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, माना खंबे की ऊंचाई, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको हमने h मीटर मान लिया, यानी कि हमें h का मान निकालना है। और जो डोर है, डोर की लंबाई कितनी दी हुई है, डोर की लंबाई ये दी हुई है 20 मीटर, 20 मीटर। और क्या है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा जो बनाया गया कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास दे रखा है। यहां से आप चाहो तो h हमारा कोण है AB, तो AB की वैल्यू हमारे पास है h मीटर। ठीक इसी तरह से डोर की लंबाई, डोर क्या है हमारे पास AC, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AC बराबर है 20 मीटर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास हमें h का मान निकालना है। डोर की लंबाई हमारे पास गिवन है, थीटा हमारे पास गिवन है। इस समकोण त्रिभुज में हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करें जिससे कि हम h का मान निकाल सके। अब देखो थीटा यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, हमारा एंगल 30 डिग्री का यहाँ पे है। इसका मतलब ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास कर्ण है और ये हमारे पास लंब है। तो हमें h का मान ज्ञात करना है और यानी कि लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमारे पास दे रखा है। तो लंब और कर्ण के बीच में जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है वो हमें यूज करना है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, साइन कोस टेंजेंट, ये हम लिख लेते हैं। अब देखो हमें लंब और कर्ण के बीच में, लंब और कर्ण ये रहा, यह है हमारे पास। हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज कौन सी, एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटे में कर्ण,
लंब है हमारे पास ए बी, कर्ण है हमारे पास ए सी, किसके बराबर होगा? साइन थीटा की। अब साइन थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा हमने इसको मानना है, या फिर साइन सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि हमारा जो कोण सी है जिसको हमने थीटा मानना है वो कितना है? 30 डिग्री का है। अब यहां पे देखो ए बी का मान हमारे पास कितना है? h। ए सी का मान हमारे पास कितना है? 20। साइन थीटा का मान हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। यहां से h बटे में 20 बराबर है साइन 30 डिग्री, ये होता है हमारे पास 30 पे 1/2। h का मान हमारे पास देखो, हमारे पास गुणा करेंगे तो 2h आर पार गुणा करने पर 2h बराबर है 20, h बराबर है 20 बटे में 2, 10 आ जाएगा हमारे पास। हम कह सकते हैं कि खंबे की ऊंचाई यह है हमारे पास 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप इसमें अगर एक चीज ध्यान दे तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझनी है, उसके बाद ये जो ट्रिक है इसके बेस पे आपको ये देखना है कि कौन सी दो टर्म दी हुई है और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अप्लाई करना है उन दोनों टर्म के बीच में। जैसे देखो, एक तो हमारे पास h था और एक ये 20 मीटर था, तो इन दोनों से कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में संबंध हमें मिलेगा, ताकि हम वो त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई करके हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो हमने ये क्वेश्चन त्रिकोणमितीय, क्योंकि लंब और कर्ण था हमारे पास, लंब और कर्ण से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का अप्लाई करके और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 10 जिसका नाम है वृत्त, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये जो 9 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं आप इनको एक बार सोल्व करके देखें और फिर चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो ठीक हुए। इससे आपको चैप्टर की तैयारी के बारे में पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप देखें कि हम कोई भी वृत्त ले तो इसकी स्पर्श रेखा देखो, यहां से ऐसे स्पर्श रेखा हो सकती है, इसकी यहां से ऐसे हो सकती है, यहां पे स्पर्श करती हुई, यहां से ऐसे जा सकती है इस तरह से, यहां से ऐसे भी हो सकती है इस तरह से, यहां से ऐसे भी हो सकती है इस तरह से, यहां से ऐसे भी हो सकती है इस तरह से। तो एक वृत्त की तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहां से ऑप्शन है आपके पास कि एक स्पर्श रेखा हो सकती है, 2 स्पर्श रेखा हो सकती है, 0 स्पर्श रेखाएं हो सकती है और अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, या सिंपली अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर बन जाएगा हमारे पास कि एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं कि अगर हम इसी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, इस चीज को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करती है। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ये कहा गया था कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है ये देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वो बिंदु वृत्त से बाहर है, अगर वो बिंदु वृत्त से बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक तो ये हो सकती है और एक ये इधर नीचे की तरफ हो सकती है। तो यानी कि वृत्त से बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं और दोनों की लंबाई बराबर होती है।
अब अगर वो बिंदु वृत्त पर स्थित है, मान लो यहाँ पे वृत्त पर है वो, तो एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है ऐसे, बस एक ही हो सकती है वृत्त स्पर्श रेखा। और अगर वो बिंदु वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के अंदर हुआ तो स्पर्श रेखा तो हो ही नहीं सकती, ये तो इसको प्रतिच्छेद करती है दो बिंदुओं पर, तो ये तो छेदक रेखा हो जाएगी। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनेक। वृत्त से बाहर किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 1। और वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक और ही बात इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे हमारे पास ये वृत्त है, तो इसकी जैसे एक स्पर्श रेखा है, तो इसके समांतर जो दूसरी स्पर्श रेखा होगी यहां पे होगी। अगर एक ये स्पर्श रेखा है हमारे पास, तो इसके समांतर यहां पे होगी। यानी कि वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2 ही हो सकती है, एक इधर और एक दूसरी तरफ। तो अगर ये इधर आएगी समांतर, ये तो सारी छेदक रेखाएं बन जाएंगी। अगर ये इधर होगी थोड़ा सा भी, तो फिर ये स्पर्श रेखा नहीं रही। तो यहाँ पे अगर समांतर स्पर्श रेखाओं की बात करें तो वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहां से देखें कि अगर ये स्पर्श रेखा है तो इसके समांतर एक और हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कि वृत्त की जो समांतर स्पर्श रेखा है वो कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। वैसे तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन समांतर तो 2 ही होगी। जैसे इसके समांतर ये होगी या फिर इसके समांतर ये होगी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 3rd क्वेश्चन। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये एमसीक्यू में दे दिया, ये ब्लैंक में दे दिया, और तीसरा जो 1 वर्ड में, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्यारे बच्चों जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है? 1 बिंदु पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा पे प्रतिच्छेद करेगी तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस रेखा को क्या कहा जाता है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो उस रेखा को क्या कहते हैं जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे? जैसे ये, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो इसका आंसर आ जाएगा छेदक रेखा। उस रेखा को क्या कहा जाता है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो क्या होगा? छेदक रेखा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखो आपको समझना है, वृत्त की परिधि ये वृत्त की परिधि है। इस पर स्थित कोई भी बिंदु हुआ, मान लो यहां पे हुआ, तो स्पर्श रेखा एक ही तो जा सकती है ऐसे ही। यहां पे कोई बिंदु हुआ तो एक ही तो हो सकती है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित, यानी कि वृत्त पर स्थित, वृत्त के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त पर है तो 1 स्पर्श रेखा, वृत्त से बाहर है तो 2 स्पर्श रेखा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी खींची जा सकती है? 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अर्धवृत्त का कोण डैश होता है, या अर्धवृत्त में बना कोण डैश होता है। न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 9th क्लास में भी है हमारे पास महत्वपूर्ण थ्योरम कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण। ऑप्शन में भी आ सकता है, ब्लैंक में भी आ सकता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये हो गया मेरे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, जो वृत्त है और उसकी जो स्पर्श रेखा है, उसके उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। उनका जो कॉमन बिंदु है, जहां पे दोनों मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं या फिर स्पर्श करते हैं, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये पूछा गया है। मान लो हमारे पास ये वृत्त है और
ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो जहां पे स्पर्श किया, मान लो ये बिंदु P है, तो इस उभयनिष्ठ कोमल बिंदु पे जो रेखा पे भी है और वृत्त पे भी है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ये O वृत्त का केंद्र है, x का मान होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, O वृत्त का केंद्र है। अब हमें पता है कि केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये अगर 40 है तो ये कितना होगा? इसका दुगना होगा। केंद्र पे कोण कौन सा है? x। ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का कोण होगा, दुगना होगा। अगर ये 50 डिग्री का हुआ तो ये कितने का होगा? 25 डिग्री का होगा। तो अगर ये दे रखा हो, ये निकालना हो तो आधा कर देंगे, अगर ये दे रखा हो, ये निकालना हो तो दुगना कर देंगे। ये 40 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 80 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें कि एक वृत्त पर एक बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और आगे बता रहे तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये हमारे पास वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है और बिंदु Q है कहीं, उससे जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है, मान लो ये P मान लेते हैं। तो PQ 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। और क्या है? इस बिंदु से केंद्र की दूरी, इस बिंदु से केंद्र की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो इस बिंदु से हम इसको मिला लेते हैं, ये वृत्त के केंद्र को O मान लेते हैं। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या है ये निकालनी है। अब प्यारे बच्चों आप देखो, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये जो कोण है हमारा क्या है? 90 डिग्री का है, क्योंकि हमारे पास ये Q स्पर्श रेखा होगी, ये P स्पर्श बिंदु है, PO स्पर्श बिंदु से त्रिज्या है। तो ये जो त्रिज्या है OP या PO, ये इस स्पर्श रेखा पर लंब है। तो ये अगर लंब है तो ये कर्ण है हमारे पास, इसको x मान लेते हैं। तो x का मान निकालना है, त्रिज्या OP x का मान निकालना है। तो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम, x का वर्ग और ये 24 का वर्ग 576 बराबर किसके बराबर? 25, 625 के बराबर, 25 का वर्ग। x स्क्वायर बराबर है 625 माइनस 576, 49 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर है 49, तो x बराबर है वर्गमूल 49, तो x का मान आ जाएगा 7। यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 7 सेंटीमीटर देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5, तो 7 सेंटीमीटर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप जैसे यहाँ थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती चलती है आप इनको ओरल भी सोल्व करना शुरू कर देते। देखो आपको पता है कि 7 का वर्ग, 24 का वर्ग और 25 का वर्ग, 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग 25 के वर्ग के बराबर होता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस तिर्यक, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तिर्यक, यानी कि तीन का सेट। जैसे 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होता है, 6 का वर्ग 8 का वर्ग 10 के बराबर होता है। तो ऐसे ही 24, 7 और 25 का तिर्यक है। तो ये तिर्यक होते हैं हमारे पास। जब आपको पता चल गया कि ये 24 है, ये 25 है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 7 का वर्ग और 24 का वर्ग 25 के वर्ग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं अध्याय 15, जिसका नाम है प्रायिकता। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको एक बार सोल्व करके देख सकते हैं। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 0 जो प्रायिकता होती है वो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होगी फिर, या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, नहीं तो फिर एक कौन सी होगी जो निश्चित है घटना, नहीं तो उसकी जो प्रायिकता है वो 1 से कम होगी। यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता को आप आसान सी भाषा में समझे तो ऐसे कह सकते हैं कि वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, या वो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। यानी कि 0 और 1 के बीच में होगी। 0 किसकी होगी, जो असंभव घटना है, जो हो ही नहीं सकती, और 1 किसकी होगी, जो निश्चित है, जिसका होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगी। अब पहला देखो 2/3। 2/3 को जब हम सोल्व करेंगे तो 0.66 ऐसे आएगा, तो इसका मतलब ये तो ठीक है। दूसरे में देखो माइनस दे रखा है, प्रायिकता कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 15%। 15% का मतलब है 15/100, तो इसको हम 0.15 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी 0 और 1 के बीच में आ रही है, और ये 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच में आ रही है। यानी कि कौन सी नहीं हो सकती, बी, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस की नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि पीई यानी कि ई घटना की प्रायिकता, ई घटना के लिए और पी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो ई घटना की प्रायिकता 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, किसी भी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं की प्रायिकता, यानी कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता, इनका जोड़ क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों को जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब देखो यहाँ भी इसको हम ऐसे लिखते हैं पीई यानी कि ई घटना की प्रायिकता प्लस पीई नहीं के लिए बार लगा देते हैं। ये क्या है, ई नहीं की, तो किसी घटना और उसके नहीं की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। अब हमें किसका निकालना है, पीई तो दे रखा है कितना 0.05, और पीई नहीं ई बार ये निकालना है, तो पीई नहीं कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.05। इसको सोल्व करेंगे, देखो 1.00 लिख लेते हैं और 0.05 लिख लेते हैं, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा और ये 0, तो ये आ जाएगा पीई नहीं, यानी कि ये घटना ई के न होने की प्रायिकता आ गई। कितनी आई, 0.95। देखो ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता, उसका जो योग होता है वो 1 होता है। अगर होने की दे रखी है, ना होने की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो, अगर ना होने की दे रखी है, होने की निकालनी है तो भी 1 में से माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं 0.95 डी ऑप्शन में है हमारे पास, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। किससे बड़ी होती है, अभी 0 से बड़ी होती है, सीधी सी बात है, 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, 1 से छोटी या फिर उसके बराबर होती है। 0 और 1 के बीच में होती है ना, तो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, 0 के भी बराबर हो सकती है, 1 के भी बराबर हो सकती है। अगर 0 के बराबर होगी तो उस घटना को कहेंगे असंभव घटना, और अगर वो 1 के बराबर होगी तो उस घटना को हम कहेंगे निश्चित घटना। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग, देखो ये कर रखा है, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता योग कितना होता है, 1 होता है। तो क्या होता है, योग 1 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन बिल्कुल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घट ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी, होती है। तथा ऐसी घटना को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना। असंभव घटना। तथा ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। फिर बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, कितनी होती है? 1 होती है। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना। निश्चित घटना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना। अब देखो असंभव घटना कैसे? हमने एक पासा फेंका, उस पे हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, उस पे चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, उस पे टेल आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब आप देखो जब हम एक पासा फेंकेंगे तो क्या उस पे हेड या टेल आ सकता है? चित या पट आ सकता है क्या उस पे? पासे पे तो नहीं आता। पासे पे तो क्या होएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो ये तो गलत हो गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ये असंभव है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 0 होती है। अब निश्चित की बात करते हैं। निश्चित घटना, अब आपने एक पासा फेंका, पासे पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्यारे बच्चों पासा तो जब भी आप फेंकोगे, चाहे 1 आए, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, 7 से तो छोटी ही होगी। तो ये तो निश्चित है 7 से छोटा ही आना है उस पे। तो ये निश्चित घटना होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। तो इस तरह से जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0, और जो निश्चित है, जिसका होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। यदि थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता का क्या सूत्र होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल गेंद कितनी है? 3 और 5 8। कैसी निकालनी है? लाल। लाल कितनी है? 3। तो 3 बटे 8 आंसर आ गया हमारे पास। देख लो किसमें? 3 बटा 8 पहला ही ऑप्शन है हमारे पास। 5 बटा 8 नहीं, 5 बटा 8 तो किसकी प्रायिकता है? काली गेंद की प्रायिकता है। 7 बटा 8 तो यहाँ किसी की नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो 3 बटे 8 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक डिब्बे में 4 हरे कंचे, 4 तो हरे हैं, 5 लाल है और 8 सफेद कंचे हैं। टोटल कंचे कितने हो गए? 4 और 5 9 और 8 17 कंचे हैं उसमें टोटल। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसमें से एक कंचा निकाला जाता है। हरा कंचा न होने की प्रायिकता, भाई हरा नहीं होना चाहिए। हरे कितने हैं? 4, ये नहीं होने चाहिए। लाल भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। तो 5 और 8 13 है। 13 में से कोई सा भी हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 13 है। और कुल परिणाम कितने होंगे? 17 है। तो 13 बटे 17 इसका आंसर आ गया। तो 13 बटे 17 इसमें आप ढूंढे, बी ऑप्शन है हमारे पास, 13 बटे में 17 है। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो पासे पे प्यारे बच्चों क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये वन वर्ड आंसर की फॉर्म में दे दिया, ना ब्लैंक में है ना ऑप्शन में है। तो अभाज्य संख्या देखो प्यारे बच्चों कौन सी होगी? 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्याएं होगी। तो कितने अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3, और कुल परिणाम कितने हुए? 6। 3 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बटा 2। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से चित्र पत्ता यानी कि तस्वीर वाला, जिसपे तस्वीर छपी होती है, चित्र पत्ता निकालने की प्रायिकता होगी। तो प्यारे बच्चों चित्र पत्ता देखो कौन कौन से होते हैं। तो चित्र पत्ता आपको देखना है, फिर उसके हिसाब से कुल पत्ते तो 52 हो गए। तो चित्र पत्ता कौन कौन सा हुआ? एक तो हमारे पास
गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम के कितने पत्ते होते हैं चित्र पत्ते? 4, बेगम भी 4 और बादशाह भी 4। तो 4 4 8 और 4 12 हो गए। कौन कौन से? जैसे गुलाम के 4 कौन से हो गए? एक तो हुक्म का हो गया, एक चिड़ी का हो गया, एक पान का हो गया, एक ईंट का हो गया। इसी तरह से 4 बेगम के और 4 बादशाह के, टोटल हो गए 12। तो इनमें से कोई सा भी निकलेगा तो वो चित्र पत्ता आएगा। तो 12 पत्ते तो चित्र पत्ते हो गए और बट्टे में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो 4 पे काट देंगे, 4 3 12 और यहाँ पे 4 पे काटेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 चौके 52 होता है। तो यहाँ पे आ गया, ये आंसर आ गया 3/13। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हुआ है हमारे पास चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।